हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडवीव क्लासेस। वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2024 तक के सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का सलूशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाता है और प्लस स्पेशल PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में स्पेड को 45 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में एबोट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर दोनों शब्द पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि स्पेस में प्रत्येक अक्षर का क्रमांकिक मान लिखे। यस का क्रमांक होता है 19, पी का क्रमांक 16, ए का क्रमांक 1, डी का क्रमांक 4, ई का क्रमांक 5। तो आप प्रत्येक क्रमांकिक मान को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा यहाँ पर जोड़ने पर। इसी प्रकार एबोट के प्रत्येक अक्षर का क्रमांकिक मान लिख लेते हैं। 2, ओ का क्रमांक 15, डी का क्रमांक 4, ई का क्रमांक 5। तो यहाँ देखिए 15 5 20, 20 4 24, 24 और 3 27। यहाँ पर योग 27 आएगा, यही इसका आंसर होगा। विकल्प थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुने जिससे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका विकल्प का सहारा लेंगे तो इस फर्स्ट इसका आकृति सही होगी। यहाँ पर जब आप सेट करेंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। फर्स्ट विकल्प ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए म्यांमार की मुद्रा है क्यात, उसी प्रकार पाकिस्तान की मुद्रा होगी रुपया। तो विकल्प थर्ड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यन से हो गया यल, तो -2 किया है। फिर यल से यहाँ पर जे हो गया तो मतलब -2 किया है क्योंकि 12 से 10 हुआ, और जे से यहाँ पर एच हो गया तो मतलब -2 किया है। तो अगला लेटर के लिए -2 कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट में एच में -2 करेंगे तो यहाँ पर यफ आ जाएगा, मतलब 6। 8 में 2 घटाएंगे 6। फर्स्ट लेटर यफ होगा। सेकंड देखिए यहाँ पर आई है तो 9, 9 2 11, 11 2 13, 2 15, तो 2 17 होगा। यहाँ पर क्यू हो जाएगा। थर्ड लेटर देखिए यहाँ पर 24 है, फिर 22 है, फिर 20 है, फिर इसका क्रमांक 18 है, तो यहाँ पर 16 होगा अर्थात पी होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा एफ क्यू पी। एफ क्यू पी ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी हुई है 8 9 17 44, फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 8 और 9 में अंतर है 1 का, मतलब +1 किया। फिर 9 और 17 में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, मतलब 9 8 17 8 प्लस किया। फिर यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 27 प्लस किया है। 17 27 44 होता है। तो देखिए अंतर देख लेते हैं तो यहाँ पर 1 का क्यूब जोड़ा है, फिर आगे 2 का क्यूब प्लस किया है, फिर 3 का क्यूब प्लस किया है। तो अगला जो होगा वो 4 का क्यूब लेंगे, तो 4 का क्यूब 64। यहाँ पर 64 प्लस करेंगे तो 44 64 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 108 आ जाएगी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है। देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, नेपाल, एशिया, काठमांडू। तो देखिए इसके लिए फर्स्ट विकल्प ही करेक्ट होगा। बाहर वाले डायग्राम को एशिया से इंडिकेट करेंगे, बाहर वाला एशिया होगा। फिर जस्ट इसके अंदर होगा नेपाल, नेपाल एक देश है एशिया महाद्वीप का, और नेपाल के अंदर लिखेंगे यहाँ पर अंदर वाले डायग्राम को काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। दिए गए शब्दों के लिए सही वेन आरेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जो पत्रक दिया है इसको आपको इस तरह मोड़ना है। तो जब आप मोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड में जो आकृति दी गई है उसी तरह की आकृति दिखेगी। तो आप बिंदुकित मोड़ेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड की आकृति प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है,
उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी गई है 3, 16, 29, 42, फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए 3 से 16 दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 13 प्लस किया है, 13 प्लस किया, 13 3 16 होता है। फिर 16 से 29 हुआ तो मतलब यहाँ भी 13 प्लस किया है। फिर 29 से 42 हो गया तो यहाँ भी 13 प्लस किया है। तो 42 से देखिए आंसर पाने के लिए 13 प्लस करेंगे तो 42 13 होता है 55, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 दोस्त ABCDEF और जी और एच दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। AF के सामने है और B के दाएं तीसरे स्थान पर है। G F और D के बीच में है। H D के बाईं ओर है। E C और A के बीच में है। तो C के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सबसे पहले 8 पर्सन की सीटिंग आप बना लेंगे। तो 8 पर्सन की सीटिंग देखिए इस तरह हो जाएगी। ये हो गई 8 पर्सन की सीटिंग और सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब कह रहा देखिए यहाँ से सेट करते जाएंगे। AF के सामने बैठा है तो F ऊपर लिख लेते हैं, A को यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, AF के सामने। फिर कह रहा और B के दाएं तीसरे स्थान पर। तो और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन अर्थात A B के दाएं तीसरे स्थान पर है तो B को आप यहाँ बैठाएंगे तब ये पहला, दूसरा, तीसरा ये दाईं ओर कहलाएगा, B के दाएं तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट देखिएगा आगे पढ़ेंगे। कह रहा कि G F और D के बीच में है। तो देखिए F और D के बीच में G है तो आपको D यहाँ पर रखना होगा, G को यहाँ रखना होगा। तो F और D के बीच में G बैठ गया। H D के बाईं ओर है, H D के बाईं ओर है तो D के बाएं यहाँ पर बैठाएंगे H को। आगे देखिएगा E बैठा है C और A के बीच में। तो देखिए C और A के बीच में E को बैठाएंगे। तो इस तरह से ये 8 पर्सन सेट हो गए। अब कह रहा कि C के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो देखिए C तो यहाँ है, इसके दाएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीसरे स्थान पर H बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें देखिए शुतुरमुर्ग अलग होगा क्योंकि ये उड़ने में असमर्थ है, बाकी ये तीनों उड़ने में समर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 7 दोस्त O P Q R S और T एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। यस किसी छोर पर बैठा है, Q यस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, P O और Q के बीच में बैठा है, U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, R T के बाईं ओर बैठा है। तो बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है? देखिए पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद पहले 7 पर्सन की सीटिंग बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए फेसिंग डायरेक्शन नहीं दिया है किस ओर बैठे हैं, तो नॉर्थ की तरफ मान लेते हैं, उत्तर की तरफ। तो ये सभी का राइट हो जाएगा और ये सबका लेफ्ट हो जाएगा। ये आप इस तरह लिख लेंगे। आप देखिए स्टार्टिंग करेंगे बैठाना। यस किसी छोर पर बैठा है। देखिए यस या तो यहाँ पर बैठेगा या तो यहाँ छोर पर यानी किनारे पर। क्यू यस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यदि यहाँ यस बैठाते हैं तो क्यू दाईं ओर बैठा है यस के दूसरे स्थान पर, तो जगह ही नहीं है, इसलिए यस की प्लेस यहाँ पर होगी। यस यहाँ से रिमूव कर देंगे, यस यहाँ बैठेगा। और क्यू यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो क्यू को बैठा देंगे यहाँ फर्स्ट छोड़ करके। आगे देखिए पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। पी को बैठाएंगे ओ और क्यू के बीच में, तो ओ यहाँ पर बैठाते हैं और क्यू के बीच में पी को बैठाएंगे। ओ और क्यू के बीच में पी बैठा है। नेक्स्ट देखिए यू किसी छोर पर नहीं बैठा है, तो आगे देखेंगे आर टी के बाईं ओर बैठा है। तो आर टी के बाईं ओर बैठा है तो टी यहाँ पर बैठाते हैं, आर को यहाँ बैठाएंगे। और यू किसी छोर पर नहीं बैठा तो यू को बैठा देंगे यहाँ पर जो जगह बची है। अब देखिए बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो देखिए एकदम लेफ्ट में बैठा है यस, जो कि विकल्प फर्स्ट में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में देखें तो 4 और 5 दोनों का डिफरेंस बीच में लिख दिया है। देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट थर्ड का दोनों का अंतर बीच में लिखा है, 7 और 8 का अंतर 1। यहाँ पर देखिए फोर्थ में भी दोनों का डिफरेंस 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 लिखा है, तो ये असंगत है। ऑप्शन नंबर इसका 3 अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें।
यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्रमांकिक मान लिख लेते हैं 12, 8, 5। तो 12, 8, 20, 20, 5, 25, इनका योगफल आ रहा है 25 सभी को जोड़ने पर। यहाँ पर सेकंड में देखिए 2, 6, 17, तो 2, 6, 8, 17, 8, 25, यहाँ पर भी योगफल आएगा 25। क्रमांकिक मान को जोड़ेंगे आप यहाँ पर। फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 4, 5, 16, देखिए 16, 4, 20, 20, 5, 25, यहाँ भी योगफल 25 आ रहा है। तो तीनों में योगफल 25 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 10, 16 और 3, तो 16, 10, 26, 26 और 3 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी अलग है, संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए अब 4th नंबर विकल्प में दिया है प्लस और भाग को। तो देखिए प्लस को और भाग को आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 22। अब जब प्लस को भाग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भाग का सिंबल आ जाएगा, फिर 11, फिर गुणे 22 है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 2, और यहाँ पर भागफल है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल आ जाएगा 3, बराबर प्राप्त होना चाहिए 45। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, फिर इंटू हो जाएगा 22, यहाँ पर 2 × 22 माइनस 2 और प्लस 3, तो यहाँ पर प्लस 1 वैल्यू बचेगी। तो 22 दूनी 44, 44 और 1 जोड़ेंगे तो ये 45 के इक्वल आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिएगा 5 देखिए लिखा है, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, और प्लस कर लेते हैं यहाँ पर 7, तो 25 और 7 ये लिखा हुआ है 32। इसी तरह यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 225 में जब 5 प्लस कर लेंगे तो 230 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 में कितना प्लस करें कि 42 आए, तो यहाँ पर प्लस करना होगा 6, तो अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 6 होगा, जो कि विकल्प फर्स्ट में दिया हुआ है। तो 36, 6, 42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कीट जैसे लार्वा, तो कीट के बच्चे का लार्वा कहते हैं। फिर इसी तरह मेमना ये कहलाएगा भेड़ का बच्चा, इसलिए विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एक निश्चित कोर्स भाषा में अनहैप्पी को PPYAHNU के रूप में लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में फैलेसी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों शब्द पहले लिख लेते। इसमें देखिएगा फर्स्ट जैसे अनहैप्पी में ए बीच वाला टर्म है, तो बीच वाले लेटर को ज्यों का त्यों वहीं पर लिखा है, और देखिए लास्ट वाले 3 अक्षर को स्टार्टिंग में लिख दिया है, और प्रथम 3 अक्षर के विपरीत क्रम को UNH को HNU बाद में लिख दिया है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर बीच में यल है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लास्ट वाले 3 अक्षर को पहले लिख देंगे ACY, यहाँ पर लिखेंगे ACY, पहले आ जाएगा ACY, और ये फर्स्ट 3 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखेंगे, मतलब LAF। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है, ACYLLAF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें X से चिन्हित आकृति समाहित है। यहाँ पर देखिए आकृति दी गई है आपके सामने, और ये आकृति सेकंड विकल्प में समाहित है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है इस तरह से आकृति जो बनी हुई है, तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब आप आकृति बनाएंगे तो सेम ये आकृति आपको, यही आकृति विकल्प सेकंड में दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा जैसे 22 में +3 करेंगे तो 22 3 होता है 25, 22 + 3 25, और 25 का स्क्वायर पे लिख दिया है 625। इसी प्रकार 13 + 3 करेंगे तो 13 3 होगा 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 256, विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिए आपको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 45 डिग्री यहाँ पर घूम रही है आकृति। देखिए ये आकृति यहाँ पर यहाँ से ऐसे हो गई,
फिर देखिए 45 डिग्री इस तरह हो गई, फिर 45 डिग्री ये त्रिकोण ये बनाई। अब अगला जो आएगा तो वो 45 डिग्री ऐसे सीधा जाएगा, जो कि विकल्प फर्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। देखिए यहाँ पर यदि दाईं ओर दर्पण रखेंगे दर्पण को, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसका राइट टू लेफ्ट चेंज होगा, लेफ्ट और राइट इसका चेंज हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट में कुछ लेटर परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे ये क्यू है तो क्यू अभी इस तरह बना है, तो दर्पण प्रतिबिंब में फिर ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट विकल्प में देखिए उल्टा बना दिया है, ये वाटर मिरर है, ये जल प्रतिबिंब में इस तरह बनता है, ये जल प्रतिबिंब में है। इसका विकल्प 4 करेक्ट है, विकल्प 4 ही बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। ये फर्स्ट लेटर से ही पता चल गया, क्यू से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे ए से हो गया डी तो मतलब +3 किया है, फिर इसी तरह सी से एफ हो गया तो +3 किया है, और यहाँ पर जी से डी हो गया तो -3 किया है, क्योंकि 7 से 4 हो गया। उसी प्रकार फर्स्ट लेटर में +3 करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, मतलब यफ हो जाएगा। अगले में +3 करेंगे तो 9 3 12 होगा, अर्थात यल हो जाएगा। और नेक्स्ट में -3 कर देंगे तो यहाँ पर 21 में 3 घटाएंगे तो 18 होगा। तो यफ एल आर इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प थर्ड में दिया गया है। तीसरा विकल्प इसका करेक्ट है, +3 +3 -3 ये क्रम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने 2 निष्कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन फर्स्ट है, यहाँ पर कुछ बंदूक के मकड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर कुछ बंदूक मकड़ियाँ हैं, तो इस तरह डायग्राम बना लेंगे। पहले दोनों को एक काटेगा, एक दूसरे को, बंदूक लिख लेते हैं, यहाँ पर मकड़ियाँ। फिर कह रहा है कि कुछ मकड़ियाँ किसान है, तो कुछ मकड़ियाँ किसान है, तो यहाँ से इसको काट करके ये हो जाएगा किसान। अब देखिए निष्कर्ष देखेंगे तो कुछ बंदूकें किसान है, पहला निष्कर्ष कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर बंदूक और किसान, यहाँ पर एक भी दूर दूर है डायग्राम दोनों, यहाँ पर एक भी बंदूक किसान नहीं, तो फर्स्ट गलत होगा, पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा देखिए यहाँ पर कुछ किसान बंदूकें हैं, तो यहाँ पर दूसरा भी गलत होगा, क्योंकि ये इनमें दूर दूर डायग्राम बना हुआ है, तो एक भी किसान बंदूक नहीं है। तो डायग्राम देख करके पता चला कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट होगा, ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 24 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं और सामने 4 निष्कर्ष हैं, सॉरी 2 निष्कर्ष है। तो फर्स्ट कथन है सभी बच्चे कौवे हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम, सभी बच्चे कौवे हैं। इस तरह से अंदर वाले डायग्राम को यहाँ पर बच्चे और ये बाहर वाले को कौवे। अब आगे देखिएगा, कह रहा सभी बिल्लियाँ कौवे हैं, तो बिल्लियाँ, सभी बिल्लियाँ कौवे हैं, तो अंदर भी यहाँ पर लिख सकते हैं बिल्लियाँ, ये भी यहाँ पर, और यहाँ भी बिल्लियाँ लिख सकते हैं इस तरह से। तो सभी बिल्लियाँ कौवे हैं, ये यहाँ पर बिल्लियों के लिए डायग्राम बना लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ बच्चे हैं, पहला कह रहा है कुछ बिल्लियाँ बच्चे हैं। अब यदि ये वाला डायग्राम लें और ये बच्चा और ये बिल्ली, तो ये अलग अलग दूर दूर है, तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कह रहा कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है, तो यदि इसको भी बिल्ली मान ले बच्चे वाले डायग्राम को, तो यहाँ पर सेकंड भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों में वेरिएबल सेम है, वेरिएबल देखिए बिल्ली और बच्चा, बिल्ली और बच्चा। जब दोनों में वेरिएबल सेम हो और दोनों कथन गलत हो, सॉरी दोनों निष्कर्ष गलत हो, तो या तो फर्स्ट होगा या फिर निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा। इसलिए इसका विकल्प 4 करेक्ट है। यहाँ पर या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड, या तो या की कंडीशन यहाँ पर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए JKL M N और O 6 शिक्षक हैं,
प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। यल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही समाज विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, जो के पढ़ाता है। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। समाजी विज्ञान कला से पढ़ाए जाने वाले एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो समाजी विज्ञान कौन पढ़ाता है? ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने के पहले एक टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल देखिए, दिन, शिक्षक और विषय। पहले आप इस तरह का टेबल बना लेंगे, दिन, शिक्षक और विषय डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दिन सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों दिन यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब रीड करते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, जे शनिवार को कला पढ़ाता है, यहाँ से आपको देखना है। तो शनिवार के दिन देखिए शिक्षक जे पढ़ाता है वो भी कला, तो यहाँ पर लिख लेंगे कला। फिर देखिए आगे पढ़ेंगे, यल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही समाजी विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, गुरुवार के दिन यहाँ पर यल पढ़ाता है, लेकिन दो विषय नहीं पढ़ाता, अंग्रेजी और समाज विज्ञान। तो अंग्रेजी लिख लेंगे और यहीं पर देखिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये दो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ाता है, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, यल। नेक्स्ट देखिएगा, बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, जो के पढ़ाता है। तो बुधवार के दिन यहाँ पर के पढ़ाता है गणित, यहाँ पर लिख लेते हैं गणित। फिर आगे देखेंगे, ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। अब देखिए ओ एन से एक दिन पहले, तो एन यहाँ पर लिख लेते हैं, ओ को यहाँ, ओ पढ़ाता है विज्ञान, तो यहाँ पर लिख लेते हैं विज्ञान सब्जेक्ट। फिर आगे देखिए, समाजी विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो समाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, तो यहाँ लिख लेते हैं सामाजिक विज्ञान। लेकिन ये नहीं पता है कि कौन पढ़ाता है, तो जो बचा होगा वही पढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 शिक्षक तो ये कंफर्म हो गए। अब एक शिक्षक बचा यम, तो यम पढ़ाता है समाज विज्ञान, ये यहाँ पर कंफर्म हो गया। तो यल के लिए फिर बचेगा यहाँ पर, तो सब्जेक्ट सारे सेट हो जाएंगे। हमें पता करना था लास्ट में कि सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता, तो यम पढ़ाता है, यहाँ पर विकल्प 4 करेक्ट है। इस तरह आप पहले टेबल तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, खाली स्थान मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, खाली स्थान ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो विकल्प 4 करेक्ट होगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो विकल्प 3 करेक्ट होगा, ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, पहले स्तनपायी क्लोन अर्थात भेड़ का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉली। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्यूस शब्द खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लाल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 31 है, खाली स्थान नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तराई। क्वेश्चन नंबर 33 है, PMGY का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, मस्तिष्क खाली स्थान तंत्र का एक हिस्सा है। तो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुलजार। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में लोगों की खाली स्थान वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिक आबादी वाले राज्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वाग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, निर्यात सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति खालिस्तान द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गांव की सड़कों के सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, साइखोम मीराबाई चानू को 2018 में खालिस्तान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति खालिस्तान में हुई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, खालिस्तान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 75 तथा 5 है। यदि उनका अंतर 10 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर देखिए, जब भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो सबसे पहले ए इंटू बी फाइंड करते हैं, और ए इंटू बी इक्वल टू होता है एलसीएम अपान एचसीएफ। ये आप फार्मूला याद रखिएगा। तो एलसीएम दिया है देखिए 75 और एचसीएफ दिया है 5, तो यहाँ पर ए इंटू बी की वैल्यू 15 आएगी, 15 पना 75। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखिए अंतर भी दिया है, अंतर और एचसीएफ दोनों दिया हुआ है, तो जब अंतर और एचसीएफ दिया हो तो ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं, और ए माइनस बी इक्वल टू होता है अंतर बटे एचसीएफ। यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। तो अंतर दिया है देखिए 10 और एचसीएफ है 5, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, दोनों का अंतर आएगा 2। तो दो कंडीशन आपके सामने मिल गई, गुणा करने पर 15 और जो यहाँ पर घटाने पर 2। तो ऐसी दो संख्याएं लेंगे कि गुणा करें तो 15 हो, घटाएं तो 2। तो 5 इंटू 3 करेंगे, 5 3 15, और 5 में 3 घटाएंगे 2, अर्थात ए की वैल्यू 5, बड़ा मान पहले लिख लेते हैं, बी की वैल्यू 3। अब ए और बी की वैल्यू जब प्राप्त हो गई तो आप संख्याओं का योग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। योग का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेंगे, योग बराबर एचसीएफ इंटू ए प्लस बी। संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला है डायरेक्ट। एचसीएफ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 प्रश्न में, तो 5 इंटू हो जाएगा, और ए और बी को जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, तो 8 पंचे 40, यहाँ पर योग हो जाएगा 40। यहाँ पर दूसरा एक तरीका और है, जब ए और बी की वैल्यू यहाँ से मिल गई तो आप संख्याएं निकाल लें। तो एचसीएफ जो दिया हुआ है तो पहले एचसीएफ का गुणा कर लेंगे दोनों में, तो 5 इंटू जब 5 करेंगे तो पहली संख्या 25 हो जाएगी, और 3 में जब 5 से गुणा करेंगे दूसरी संख्या 15 हो जाएगी। अब संख्याएं निकाल के फिर प्लस कर लेंगे, दोनों संख्याओं का योग इस तरह भी निकाला जा सकता है, योग 40 ही आएगा। तो आप ये फार्मूला याद कर लेंगे, योग बराबर एचसीएफ इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में, तो इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है, 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं, तो 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में समान इमारत को गिरा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे, फर्स्ट सेंटेंस है 16 मजदूर 8 घंटे कार्य करके एक इमारत 32 दिन में गिरा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 गुणे, पहले सेंटेंस का पहले गुणा कर लेंगे, 16 8 और 32 का, यहाँ पर लिखें 16 गुणे 8 गुणे 32। अब यहाँ पर बराबर
दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, 24 मजदूर 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में इमारत गिराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 इंटू 12 इंटू यहाँ पर दिन फाइंड करना तो यक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करना तो देखिए 8 से 8 एक कम 8, 8 त्रिक 24, फिर यहाँ से 4 से 4 चौक 16, 4 तेई 12। तो देखिए यहाँ पर 32 गुणे जब 4 करेंगे तो 32 चौको होता है 128 और बटे में आ जाएगा 3 त्रिक 9। तो यहाँ पर ये यक्स की वैल्यू आ गई, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि यस अनुपाते यू अनुपाते भी अनुपाते डब्लू बराबर 2:9:6:7 है तथा यस प्लस यू प्लस भी प्लस डब्लू इक्वल टू 864 है तो यस प्लस यू प्लस डब्लू का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है चारों का योगफल 64, 864। यहाँ अनुपात में देखिए कितना योग हो रहा है, जोड़ेंगे तो 9 2 11 6 17 7 24। यहाँ पर अनुपात में जोड़ने पर 24 और 24 अनुपात की वैल्यू दे रखा है 864 की, यहाँ पर 864। तो एक अनुपात की निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 24 3 72 और फिर बचेगा 12 144, 24 छक्का 144, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 36। आपको फाइंड करना है यस प्लस यू प्लस डब्लू। तो अनुपात में देखिए यस प्लस यू प्लस डब्लू कर लेंगे तो 9 2 11 11 7 18। आपको 18 अनुपात की वैल्यू निकालना है, एक अनुपात की 36 है, 18 अनुपात की निकालना है तो 18 इंटू 36 करेंगे तो यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। 8 छंग 48 की 8 इकाई में 8 है तो ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए दिया हुआ है तो अर्थात 648 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है। गति का मतलब यहाँ पर चाल है और पहले तो चाल का फार्मूला लिख लेते हैं ऐसे सवाल के लिए। चाल बराबर होता है दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। यहाँ पर दूरी का डिफरेंस निकाल लेंगे, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो चाल आ जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं समय का अंतर। यहाँ पर देखिए दूरी का अंतर, ये दोनों प्लेटफॉर्म को घटा लेंगे मतलब 460 माइनस 340 और बटे हो जाएगा समय माइनस कर लेंगे 35 है 38 है तो 38 माइनस 35 और ये वैल्यू आएगी मीटर प्रति सेकंड में अभी प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर 460 में 340 जब घटाएंगे तो 120 बचेगी वैल्यू ऊपर, नीचे 35 और 38 3 का डिफरेंस है तो 3 एक कम 3 3 चौक 12 तो ये 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो यही ये वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 5 एक कम 5 5 अट्ठे 40 तो 18 अट्ठे 144 होता है तो ये आंसर आ जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह आपको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर लेना है। ये स्पीड आ गई चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1 J2 J3 J4 J5 J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि J3 J6 तथा J7 प्रक्रियाओं में लगने वाला औसत समय क्या होगा। देखिए पहले तो J3 का यहाँ पर देखेंगे तो J3 का यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, J3 का है 20%। तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले एवरेज निकाल लेते हैं कि टोटल तीनों का औसत कितना है। तो फर्स्ट का 20 है। नेक्स्ट आगे देखिए J6 का, तो J6 का यहाँ पर देखिए 16% है, यहाँ लिख लेंगे 16 प्लस। और J7 का यहाँ पर देखिए थर्ड है J7, तो J7 का यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12। और यहाँ पर 3 प्रक्रिया है तो 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ परसेंट में वैल्यू आ जाएगी। तो देख 20 16 36 36 और 12 48, 48 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार जाएगा, अर्थात 16% यहाँ पर आएगा एवरेज तीनों का। अब देखिए यहाँ 100% दिया है, कुल समय 1200 घंटे, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1200। आपको फाइंड करना है 16% की। तो देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 1% की वैल्यू 12 आ जाएगी। 16% की फाइंड करना है तो 16 इंटू 12 कर देंगे तो यहीं पर आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 कम 12, 12 7 19, मतलब 192 घंटे लगेगा एवरेज तीनों का, तीनों प्रक्रियाओं का औसत समय लगेगा 192 घंटे। इस तरह आपको परसेंट से कन्वर्ट करना है आवर में। देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है
4 विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प 4 इसका करेक्ट होगा 192 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए ये चार्ट आपके सामने दिया गया है। वर्ष y4 के लिए राजस्व 22,500 है, तो y4 के लिए लाभ क्या होगा। देखिए राजस्व हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 22,500। यहाँ से 1% जब निकालेंगे तो 225 आ जाएगी वैल्यू, 1% की 225। अब यहाँ पर देखिए y4 में यदि देखें तो यहाँ पर लागत व्यय है 90%, राजस्व 100%, तो 10% का लाभ होगा। 90 और 100 के बीच का डिफरेंस 10%, तो यहीं पर y4 के लिए लाभ पूछ रहा 10%, तो 225 1% की वैल्यू है, 10 से गुणा कर देंगे तो 10% की आ जाएगी 2250, तो 2250 रुपये इसका लाभ होगा y4 का। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए परिमाप अनुपात में दिया हुआ है, तो 5, 2, 7, 1, 8। परिमाप हमेशा तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है, तो अनुपात में यदि देखें तो योग 8 आ रहा है और बराबर दिया है 88, तो एक अनुपात की निकालेंगे तो यहाँ पर 11 आएगी, 11 × 88, एक अनुपात की वैल्यू 11। कह रहा कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो अनुपात में देखिए 5 दिया हुआ है, तो 5 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 × जब 11 करेंगे तो 11 × 5 = 55। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 55 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। यहाँ पर देखिए दीपक और विनोद दो व्यक्तियों की गति का अनुपात दिया है 19:12, यहाँ पर लिख लेंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए विनोद की गति दिया है 84 किलोमीटर, तो 12 अनुपात बराबर दिया है यहाँ पर देखिए 84, तो 12 एकम 12, 12 सते 84, एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 7। तो हमें निकालना है दीपक की गति, तो दीपक की गति अनुपात में 19 है, तो 19 इंटू कर देंगे 7, तो 19 सत्ते होता है 133, 133 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी दीपक की, तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 5845 रुपये में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए 12.5% की वैल्यू पहले लिखेंगे, तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे 1/8, 12.5% की भिन्न में 1/8 होती है। अब देखिए यहाँ पर 8 टोटल था और एक की यदि छूट देगा तो 7 में बिकेगी, मतलब 8 इसका अंकित मूल्य है और बिकेगी 7 में, और यहाँ पर रेशियो में इसको लिख लेंगे अनुपात में। अब देखिए यहाँ पर बेच रहा है 5845, तो 7 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे 5845 के, तो एक अनुपात की यहीं से निकालेंगे 7 एकम 7, देखिए यहाँ पर 7 × 8 = 56, फिर यहाँ पर 2 24, तो 7 × 1 = 21 और फिर 7 × 5 = 35, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 835। हमें निकालना है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य है 8, स्टार्टिंग वाला जो है, तो 8 में गुणा कर देंगे 835 से, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 × 5 = 40 की शून्य हासिल 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28 हासिल 2, 8 × 2 = 64, 2 = 66, 6680 रुपये अंकित मूल्य होगा, जो कि विकल्प फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, रुपये 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में 5625 का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.5% हो तो टी का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए समय फाइंड करना है, टी बराबर, तो टी बराबर ब्याज गुणे 100, तो ब्याज तो यहाँ पर दिया है 5625, तो यहाँ पर 5625 इंटू हो जाएगा 100 और बटे मूलधन गुणे दर होता है, तो मूलधन दिया है 12,500, तो नीचे आ जाएगा 12,500 और इंटू रेट दिया है 7.5, तो यहाँ लिख देंगे 7.5। अब देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो एक जीरो और यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर यहाँ पर देखिए 5 से तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 पंचे 125, फिर 25 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो देखिए 25 एकम 25, यहाँ से देखिए 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, फिर 25 पंचे 225, तो यहाँ पर इस तरह से 25 पंचे 125, फिर अब
15 से कैंसिल आउट कर देते हैं, सॉरी 25 से, 25 तिहाई 75 और यहाँ पर 25 नैया 225। फिर अभी 3 से 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। इस तरह से 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 वर्ष आ जाएगा टाइम। यहाँ पर आप लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है तो z y से कितने प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले रेशियो में सेट कर लेंगे, अनुपात में। यहाँ पर देखिए x y से 30% कम है तो x और y का पहले अनुपात यहाँ पर निकाल लेते हैं, x अनुपात y। तो y यदि 100 होगा तो x 30% कम है तो 70 बचेगा। तो इस तरह से इनका दोनों का अनुपात आ जाएगा 7:10। यहाँ पर लिख लेते हैं 7:10। अब यहाँ पर कह रहा है जेड एक्स से 50% कम है तो जेड और एक्स का अनुपात निकाल लेते हैं। ये इसका शॉर्टकट तरीका है इसको लगाने का। तो देखिए एक्स यदि 100 मानते हैं तो जेड एक्स से 50% कम है तो ये 50 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1:2। अब यहाँ पर देखिए एक्स दो जगह है, समान है, तो यहाँ पर भी वैल्यू समान होनी चाहिए एक्स की जगह वाली। तो 2 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ और 7 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ। तो देखिए रेशियो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 2 सत्ते 14, दोनों के साथ गुणा करना होगा और 2 दहम 20, ये नया अनुपात बन जाएगा। 7 का गुणा दोनों से करेंगे तो 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू समान हो गई तो ये यक्स की कहलाएगी। आप पहले तीनों का अनुपात लिख लेंगे, यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। देखिए यहाँ पर यक्स की वैल्यू तो 14 आ गई। फिर अनुपात में यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू, यहाँ पर वाई की वैल्यू 20 है, यहाँ से लिख लेंगे 20। फिर अनुपात यहाँ पर देखिए जेड की वैल्यू ये फर्स्ट वाली 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। आप कह रहा है कि देखिए जेड वाई से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए जेड ये है, वाई ये है, तो यहाँ पर जेड 7 है, वाई 20 है। तो पहले यहाँ पर देखिएगा जेड वाई से कितना कम है पहले देखेंगे। तो यहाँ पर 13 की कमी है, किससे कम है, वाई से। तो प्रतिशत में जब निकालना हो तो 13 ऊपर लिखेंगे जितना कम है और जिससे कम है उसको नीचे। तो वाई से कम था तो 20 नीचे आएगा, इनटू हो जाएगा 100। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 13 इंटू 5 करेंगे तो 13 पचे 65% कम है। परसेंट में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 65% होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि धीरज 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है तो धीरज की गति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए धीरज की स्पीड फाइंड करना है, गति, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। डिस्टेंस 100 मीटर है तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और टाइम दिया है 25 सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 25। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो ये 4 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड आएगी। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो यस5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या होगी। यहाँ पर मासिक पूछ रहा है, वार्षिक दिया हुआ है, तो पहले वार्षिक ही फाइंड कर लेते हैं। यस5 का यहाँ पर पूछा है तो यस5 का देखिए दिया है 12%, तो आपको 12% की वैल्यू निकालना है। 100% दिया हुआ है, 100% की तो यहाँ पर दिया है 700। वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है जो कि 100% है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7। अब आपको निकालना है 12%, तो 12% की वैल्यू ये वार्षिक आ जाएगा यस5 का, वार्षिक बर्फबारी। तो 12 इंटू कर देंगे 7, ये हो गया वार्षिक। आपको निकालना है मासिक, क्योंकि प्रश्न में कह रहा मासिक, तो 12 से भाग कर देंगे। तो जब 12 से भाग करेंगे तो 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहीं पर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा मासिक बर्फबारी यस5 का 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है, विकल्प सेकंड करेक्ट है, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, इसमें 3 हिस्से किए गए हैं। फर्स्ट हिस्सा इतना होगा, सेकंड ये अलग है, थर्ड हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होगा। तो आपको तीनों हिस्से सॉल्व करना है। तो जैसे पहले पहला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हिस्सा देखिएगा, जब पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 4/5, तो ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 4/5। और ये भाग का सिंबल जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 8/5 इसको लिखेंगे। और इसके बाद -7/5 ज्यों का त्यों रहेगा। फिर प्लस ये 2/15 है, यहाँ पर आगे देखिए 2/15 है।
फिर का के बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको एक साथ सॉल्व करके फिर इसके साथ गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में ये लिखा है तो ये 3/2, और ये भागफल को जब गुणनफल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल अगले का होगा 5/4 हो जाएगा। और ये इतना सॉल्व कर लेंगे पहले यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 एक कम 3, 3×5 = 15, फिर 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/4 वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पर 8 चौक 32, 32 बटे हो जाएगा 5×5 = 25, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7/5, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/4। ये 1/4 वैल्यू यहाँ पर बची। अब देखिए 25, 5, 4 का एलसीएम होता है 100, तो सबको 100 के इक्वल करेंगे हर को, तो यहाँ पर 4 का गुणा करना होगा, 25 चौको 100, तो यहाँ भी 4 का गुणा कर लेंगे। इसमें 20 का गुणा करेंगे, 20×5 = 100, तो यहाँ भी 20 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 25 का गुणा करना होगा, 25 चौको 100 होता है, तो ऊपर भी 25 का गुणा कर लेंगे। अब देखिए नीचे तो 100 आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे सभी में प्राप्त हो जाएगा 100, एलसीएम 100 आ गया। 32 चौको यहाँ पर 128 हो जाएगा, फिर माइनस 20×7 = 140 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 से कम 25 हो जाएगा, प्लस 25। आप देखिए 128 और 25 जब जोड़ेंगे तो 153, यहाँ पर 153 हो जाएगा इन दोनों का जोड़, और 140 घटा देंगे तो 13 वैल्यू बचेगी। तो 13/100 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प फर्स्ट दिया हुआ है। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 है। n1 और n2 का संख्या का औसत 17 है। तो देखिए औसत दिया है दो संख्याओं का, तो इनका योगफल निकाल लेंगे, n1 + n2 का योग। तो n1 + n2 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 17 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि दो संख्याएं हैं, तो 2 × 17 करेंगे, 17 दूनी हो जाएगा 34। ये समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। फिर देखिए n2 और n3 का औसत 44 है, तो यहाँ पर n2 और n3 का योग निकाल लेंगे, n2 + n3। तो दो संख्या यहाँ भी है, तो 2 × 44 करेंगे, तो 44 दूनी हो जाएगा 88। यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग 88, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि n3 और n1 में अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। देखिए दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे तो ये समान वैल्यू n2 n2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n1 और n3 यहाँ पर बचेगा, तो n1 - n3 = यहाँ पर वैल्यू देखिए यहाँ पर घटा लेंगे, आपस में माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 4 और यहाँ पर 8 में 3 घटाएंगे 5, तो 54 हो जाएगा। डिफरेंस माइनस में प्राप्त होगा, लेकिन हमें अंतर देखना है n1 और n3 का, तो 54 आएगा। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यदि 2a = 3b = 7c है तो a:b:c का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए जब भी ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अर्थात गुणनफल के फॉर्म में लिखा हो तो आप ABC डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, a:b:c। देखिए जब a फाइंड करना होगा तो आप इस वैल्यू को छोड़ देंगे, 3 और 7 का गुणा कर लेंगे, तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 21 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर देखिए जब b को फाइंड करना होगा तो आप 3 को छोड़ देंगे और 7 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14, b की वैल्यू यहाँ पर 14 हो जाएगी। जब c फाइंड करना होगा तो 7 को छोड़ देंगे, इसका कोफिशिएंट, तो 2 और 3 का गुणा कर लेंगे, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी c की 6 अनुपात में। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं एक ही संख्या से। यदि तीनों संख्याएं एक ही संख्या से डिवाइड होती तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए रोहित एक कार्य का 1/4 हिस्सा ये 32 दिन में पूरा कर सकता है, तो संपूर्ण कार्य रोहित करेगा, 4 का गुणा 32 से करेंगे तो 32 चौको 128 होता है, तो 128 दिन में संपूर्ण कार्य हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वही राशि स्वयं का 4096 गुना हो जाएगी। यहाँ पर सिंपल देखिए 7 वर्षों में 8 गुना, तो लिख लेते हैं पहले 7 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, यहाँ पर 8 गुना है, और ये यहाँ पर ये टाइम है 7 वर्ष, तो कह रहा है कि 4096 गुना, तो 8 को अब 4096 बनाना है तो 8 की पावर ही लगाएंगे, 8 की घात 4 होता है 4096, क्योंकि 8 × 8 = 64, 8 × 512, 8 × 4096, यहाँ 8 की घात 4 होगा। तो ये जो घात में 4 है इस 4 का 7 में गुणा कर लेंगे तो यहाँ टाइम आ जाएगा, 7 × 4 कर लेंगे तो 7 चौक 28, 28 वर्ष में 4096 गुना हो जाएगी। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर ए की औसत वर्षा 105 है, अगले 3 दिनों के लिए 84 है तथा सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए 49 है। शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है, तो दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी। यहाँ पर देखिएगा, पहले सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए औसत वर्षा दिया है शहर ए की 105, तो यहाँ पर करेंगे 2 गुणे 105, इस तरह पहले गुणा कर लेंगे 2 इंटू 105, फिर प्लस आगे देखिए अगले 3 दिनों के लिए 84 है औसत, तो 3 गुणे 84 कर लेंगे, ये पहले शहर का है, फिर प्लस लास्ट के 2 दिनों का 49 है, तो 2 इंटू कर लेंगे 49, ये शहर ए का हो गया, प्लस शहर बी का दिया है कुल साप्ताहिक वर्षा 455, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 455। अब कह रहा है कि दोनों शहर को मिलाकर के साप्ताहिक वर्षा कितनी होगी, सॉरी दैनिक, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, दैनिक आ जाएगा दोनों शहर का एवरेज। तो यहाँ पर देखिए 105 दूनी होता है 210, गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 84 करेंगे तो यहाँ 252 आएगा, और यहाँ 49 दूनी 98। इस तरह से जब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, चारों संख्याओं को, तो 1015 प्राप्त होगा जोड़, और भाग कर देंगे 7 से। तो जब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, आप डिवाइड कर लीजिएगा, 7 एकम 7, फिर 31 हुआ, 7 चौका 28, फिर 3 35 हुआ, 7 पना 35, अर्थात 145 दैनिक औसत वर्षा आएगी दोनों शहर की मिलाकर के। विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है तथा हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया है 1240 रुपये, और यहाँ पर 32% की हानि है, तो 100 में जब 32 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी यहाँ पर 68%, तो 68% की वैल्यू आपको निकाल देना है, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 124 इंटू जब 68 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 8432, यहाँ पर लिख लेंगे 8432, और डिवाइड बाई अभी 10 है, तो जब 10 से भाग करेंगे तो 0 हटाएंगे तो 0.1 अंक के बाद लगेगा, अर्थात यहाँ पर 843.2 आएगा, तो यहाँ पर 843.2 शून्य भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, तो देखिए यहाँ पर यल निकालना होगा तिर्यक ऊंचाई, और यल निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब ऊंचाई स्क्वायर प्लस त्रिज्या स्क्वायर। ऊंचाई तो दिया है 28, तो यहाँ पर लिख लेंगे 28 का स्क्वायर, और प्लस त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे, व्यास 42 है तो त्रिज्या 21 आधी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 21, 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 7 दोनों में कॉमन है, 7 चौक 28, 7 एक 21, 7 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और प्लस 7 3 21 यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल आएगा 5, तो 7 इंटू कर देंगे यहाँ पर 5, तो 7 पना 35, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब आपको पाई आर यल होता है वक्र पृष्ठ, तो आप वक्र पृष्ठ यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वक्र पृष्ठ इक्वल टू फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे पाई आर यल, पाई की वैल्यू होती है 22/7 यहाँ पर, और त्रिज्या आपको व्यास का आधा लिखना है, मतलब 42 का आधा 21, और यल यहाँ पर देखिए फाइंड कर लिए हैं 35। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35। अब देखिए यहाँ पर गुणा करना है आपस में, तो 22 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 22 पंचे 110, और इंटू कर देंगे यहाँ पर 21, तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 21 एकम 21 की 1 हासिल 2, 21 एकम 21, 21 2 23, तो 2310 यहाँ पर वैल्यू आएगी 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत का यहाँ पर फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। देखिए CP माइनस SP, पहले लिख लेते हैं फार्मूला, CP माइनस SP अपान SP इंटू 100। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, SP सेलिंग प्राइस है अर्थात विक्रय मूल्य, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। CP दिया है 80 यानी क्रय वस्तुओं की संख्या 80,
और माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 50 और बटे में भी हो जाएगा 50 विक्रय वस्तुओं की संख्या इंटू 100। यहाँ से देखिए 50 में 80 जब माइनस होगा 80 50 तो 30 वैल्यू बचेगी। यहाँ 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ पर 30 और 30 गुणे 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60% का लाभ होगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो यदि शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो तो शंकु के आधार का व्यास ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन और बेलन का आयतन पहले लिख लेंगे बराबर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इस तरह से पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर शंकु का देखिए 1/3, शंकु की त्रिज्या फाइंड करना होगा, फिर त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। शंकु की ऊंचाई 16 दिया है तो यहाँ तो आर स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, एच की जगह 16 लिख लेंगे बराबर। और बेलन की ऊंचाई दिया है 48 तो एच की जगह 48 और आधार का व्यास 20 है तो त्रिज्या हो जाएगी 10, आधा हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे 2 बार, 10 इंटू 10, त्रिज्या 10 होगी और ऊंचाई 48 है बेलन की तो यहाँ पर लिख लेंगे 48। यहाँ से आप शंकु की त्रिज्या निकालेंगे, फिर त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 16 एक कम 16, 16 3 48। फिर यहाँ देखिए 3 का गुणा इस 3 से कर लेंगे, ये मतलब ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 10 इंटू 10 करेंगे तो 10 दहम 100 और 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 त्रिका 9। तो जब रेट फाइंड त्रिज्या फाइंड करना है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर जब उस पक्ष में जाएगा तो 100 इंटू 9 तो 100, यहाँ पर 100 का वर्गमूल 10 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 10 तिहाई 30। यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी 30। अब त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है लेकिन कह रहा है कि उसके आधार का व्यास क्या होगा, शंकु के आधार का। तो शंकु के आधार का व्यास निकालना तो त्रिज्या का दुगना कर देंगे, मतलब 2 इंटू 30 करेंगे तो 30 दूनी हो जाएगा 60, व्यास 60 सेंटीमीटर होगा। इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा हिस्सा ये वाला लिखा हुआ है। तो पहले पहला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 तो ये ज्यों का त्यों लिखेंगे 5 डिवाइड बाई, और ये जो 1/5 का 25/4 है, पहले इसको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/5 इंटू यहाँ पर 25/4, ये वैल्यू एक साथ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर का लिखा हुआ है बीच में। अब 5 एक कम 5, 5 पचम 25, ये 5/4 हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए आगे लिखा है प्लस तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 20/3 फर्स्ट भिन्न है 20/3 और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/100। इसको अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9 तो 3/5 हो गया। यहाँ से देखिए 5 और डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4 का 4/5 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा देखिए 3/5, ये ऊपर 3 है नीचे 5 है तो इसको लिखेंगे 3/5। तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 + 3/5 वैल्यू बचेगी। तो 4 + 3/5 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 चौक 20 और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, 20 3 23, 23/5 ये इसका आंसर होगा। इसका विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है। नीचे दिए गए 75 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आंकड़े अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले कक्षा ए के छात्रों की संख्या को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 0 से 2 के बीच 3 छात्र प्राप्त करते हैं, 2 से 4 के बीच 4 छात्र, 4 से 6 के बीच 1 छात्र, इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले ये तो बारंबारता यफ हो गई, हमें यक्स निकालना होगा, मध्य बिंदु कहलाता है, जो कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 और 2 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो अगले का मध्य बिंदु आ जाएगा 6 का आधा 3, इस तरह बढ़ते क्रम में। फिर यहाँ 4 2 6 4 10, 10 का हाफ 5, तो ये 2 2 का देखिए वृद्धि हो रही है तो यहाँ आगे 7 आएगा, फिर यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। ये आपको यक्स प्राप्त हो गया। अब यफ इंटू यक्स करेंगे तो यहाँ पर यफ यक्स प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3 और 1 का गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, इसी तरह 4 3 12, इस तरह यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 5 एक कम 5, फिर यहाँ 7 एक कम 7, फिर यहाँ पर 9 एक कम 9 और यहाँ 11 से 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। बस अब यही 2 टेबल आपको जोड़ लेना है। एक तो ये वाला टेबल यहाँ एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का योग, और यहाँ पर एफ वाला भी योग निकाल लेंगे तो सिग्मा एफ,
क्योंकि ये फार्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि माध्य का फार्मूला होता है, माध्य फाइंड करना है तो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे इसका आपस में तो 12 3 15, 15 5 20 7 27 और 27 और 9 36 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू 36 आएगी, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। इसको आपस में जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 3 7, 7 3 10, यहाँ पर 10 योगफल है तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 10। यहाँ पर ये 36 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसका माध्य आ जाएगा 3.6। ये इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर विकल्प में गलत दिया हुआ है, 3.8 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से देखिए हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो देखिए क्रय का विलोम शब्द होता है विक्रय, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ शब्द दिया गया है कुंतल, कुंतल का पर्यायवाची शब्द होगा विकल्प 3 में दिया गया है केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए आपके सामने अनुच्छेद दिया गया है, तो पहले अनुच्छेद आपको रीड करना है, फिर इसका विकल्प की सहायता से आपको फिल करना है। तो देखिए अनुच्छेद है समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी लड़ाइयाँ, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में करेक्ट होगा लड़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद यही रहेगा, आपको केवल विकल्प से फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए आगे पढ़ेंगे हमारे चढ़ने के लिए सारे, यहाँ पर देखिए पहाड़ सेकंड करेक्ट है, सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। फिर आगे पढ़ेंगे अगले सेंटेंस को। यहाँ पर देखिएगा कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे समाज, यहाँ पर 3 फिल हो जाएगा, समाज को एक साथ चढ़नी होती हैं, और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है। फिर आगे देखिएगा 4th वाला, मगर इस पर देखिए यहाँ पर चढ़ने का दायित्व भी उन, फिर खाली स्थान है, उन व्यक्तियों, यहाँ पर 5th नंबर में व्यक्तियों की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। इस तरह से ये आपका अनुच्छेद आएगा, तो आपको विकल्पों के सहारा से फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है हिम, हिम का पर्यायवाची शब्द होता है बर्फ, 4th नंबर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए सही वर्तनी है आकर्षक, फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। देखिए रेखांकित सेंटेंस की जगह उपयुक्त विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए मुहावरा है आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ होगा कठिनाई का ज्ञान होना, विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर देखिए वाक्य है सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर होगा प्रकाशित की जा रही हैं, किए की जगह होगा की जा रही हैं, यहाँ पर रहे की जगह रही होगा। तो इसलिए विकल्प 3 करेक्ट है, इसकी ये यहाँ पर त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश है जो भूमि उपजाऊ हो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है शुद्ध, शुद्ध का विलोम होगा अशुद्ध, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 है
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है तुम्हारा पत्र पढ़कर खाली स्थान प्रसन्नता हुई, तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर देखिए वाक्य है अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। यहाँ पर देखिए त्रुटि है व्यक्ति सीख सकता है होना चाहिए, इसलिए इसका थर्ड विकल्प करेक्ट है, व्यक्ति सीखना सकता है। यहाँ पर इसकी जगह होगा व्यक्ति सीख सकता है, ये त्रुटि है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर वाक्य है हमें पेड़ पौधों की खाली स्थान करनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है दिए गए वाक्य में रेखा खंड या रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति के निकट ले जाते हैं, प्रकृति से निकट ले जाते हैं। देखिए इसकी जगह पर होगा प्रकृति के निकट ले जाते हैं, यहाँ पर से की जगह होगा के, विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश देखिए कम खाने वाला, कम खाने वाला होगा अल्पाहारी, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध को और भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है मैं उसकी खाली स्थान को देखकर मुग्ध हो गया, यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए वाक्य है सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह होगा वे यहाँ आकर, इसका फर्स्ट विकल्प करेक्ट होगा। इसकी जगह पर होगा उन्होंने वहाँ जाकर, यहाँ पर यहाँ आकर की जगह होगा उन्होंने वहाँ जाकर, तो ये प्रतिस्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। गौरव सौरव की खाली स्थान अधिक मोटा है, तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा अपेक्षा, गौरव सौरव की अपेक्षा अधिक मोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर देखिए वाक्य है मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर देखिए फिर भी इसका आंशिक निर्माण, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर त्रुटि है, फिर भी इसका आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। और आप लोगों को ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट विजिट करिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक अब उपलब्ध करवा दिया जाता है, और प्लस स्पेशल PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है, जहां से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।